हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं साइंस का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस चैप्टर फर्स्ट का जैव विकास पढ़ाऊंगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव विकास क्या होता है, जैव विकास इसकी डेफिनेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें जैव विकास में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि संजात है ना, समवर्ती, और भी वर्ड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिद्धांत, यानी जैव विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 2 सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हमारे सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो जैव विकास के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्योंकि हमें पता है कि पहले जमाने में हम ऐसे नहीं थे, इससे पहले हम कुछ अलग जीव थे, धीरे धीरे विकास हुआ और हम आज ऐसे हो गए, इतने समझदार। तो क्या होता है कि वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम, क्योंकि जीवन का विकास इतने जल्दी नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, इसको लाखों करोड़ों वर्ष लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह धीमी गति से होने वाला प्रक्रम, प्रोसेस, जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले शुरू हुआ था, यानी कि आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पे जीवन का विकास, जीवन शुरू हो गया था। लेकिन आज के जमाने में जैसे हम हैं, पहले वैसे नहीं थे। तो इसका मतलब आज से जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले शुरू हुआ था जीवों में, जिससे क्या हुआ, नए जीवों की यानी नए स्पीसीज की उत्पत्ति हुई, इसे हम जैव विकास कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैव विकास जो होता है एक धीमी गति की प्रक्रिया होती है, जो आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले शुरू हुई थी जीवों में, और जिससे नए जीव बनते गए, और इसी प्रक्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए अगले हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि समवर्ती अंग क्या होते हैं, ठीक है, समजात अंग क्या होते हैं। लेट्स सी। तो पहला पढ़ते हैं समजात अंग क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान हो, यानी जिनकी बनावट और जिनका जो उत्पत्ति हुआ है वो समान हो, लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो। मतलब उनकी रचना और उत्पत्ति तो एक जैसी होगी, लेकिन काम अलग अलग होंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं मेंढक का आगे वाला पैर, पक्षी जो इसके पंख होते हैं वो पैर ही माने जाते हैं, मनुष्य का आगे वाला हाथ। तो हम कह सकते हैं इन सबकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है, लेकिन क्या है, उत्पत्ति, रचना और उत्पत्ति क्या है, एक जैसी है, लेकिन काम क्या है, अलग अलग है। मेंढक अपने आगे वाले हाथ से क्या काम करता है, कूदने का। पक्षी अपने आगे वाले हाथ यानी कि जो पंख होता है वो किससे काम करता है, उड़ने के लिए। और मनुष्य अपने आगे वाले हाथ का क्या यूज करता है, काम करने के लिए। तो हम कह सकते हैं समजात अंग उन्हें कहते हैं जिनकी उत्पत्ति और रचना तो समान हो, लेकिन काम क्या हो, अलग अलग है, और ये आपका उदाहरण है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं, समवर्ती अंग किसे कहते हैं। लेट्स सी। तो दूसरा है आपका समवर्ती अंग। तो किसे कैसे क्या कहते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में अलग हो, यानी कि जिनकी बनावट और जिनका विकास, उत्पत्ति वो अलग अलग हो, लेकिन काम एक जैसे होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए, पक्षी और चमगादड़ दोनों की उत्पत्ति और रचना अलग अलग होती है, बनावट अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, उड़ना, ठीक है। उनके आगे वाले जो हाथ होते हैं यानी पैर जो होते हैं, आगे वाले पंख, वो उड़ने के काम ही आते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसे अंग, मतलब ऐसे अंग जिनकी क्या हो, उत्पत्ति और रचना अलग अलग हो, उसे हम समवर्ती बोलते हैं, लेकिन काम समान हो। और जिनके रचना और उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसको हम समजात बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे, एक और आता है अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए आप लोग। तो अवशेषी अंग किसे कहते हैं, वे अंग जो पूर्वजों में कार्यशील थे, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, जो वंशज थे पहले के, उनमें कुछ ऐसे अंग पाए जाते थे जो पहले के कार्यशील थे, लेकिन आज के दिनों में क्या है, वो कार्यशील नहीं है। तो ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स है जैसे पुच्छ कोशिकाएं। पहले के जमाने में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उनमें ऐसी कोशिकाएं थी, यानी पूंछ थी,
कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती होंगी जिनकी वजह से पूछ आया, लेकिन आज के जमाने में उन पूछों की हमें आवश्यकता नहीं थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या हो गए, गायब होते गए। तो हम कह सकते हैं कि अवशेषीय अंग उन्हें कहते हैं कि जो पहले के जमाने के लोग थे उनमें वो कोशिकाएं पाई जाती थी, लेकिन आज के जमाने में उनका यूज नहीं है तो वो कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ऐसे अंगों को हम बोलते हैं अवशेषीय। एक एग्जाम्पल और है हमारा कर्ण पल्लों की कोशिकाएं, हमारी जो कान की पेशियां हैं वो भी एक एग्जाम्पल है अवशेषीय अंग की। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत। दो साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। तो जैव विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेमार्क ने जैव विकास का सिद्धांत कैसे दिया था। तो चलिए पढ़ते हैं लेमार्क का जैव विकास सिद्धांत क्या होता है। तो लेमार्क का जैव विकास सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जीवों के विभिन्न अंग वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इसका मतलब जो भी जीव हैं उसके जितने भी अंग हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, एनवायरमेंट से, यानी वातावरण से। तो एनवायरमेंट से प्रभावित होने के कारण ही क्या होता है, उसके जो विभिन्न अंग होते हैं उनका कभी प्रयोग घटता है, कभी उनका बढ़ जाता है। जैसे हम मान सकते हैं उदाहरण के लिए कि हम कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को पहले पूंछ हुआ करती थी, है ना। तो पूंछ इसलिए शायद हुआ करती थी क्योंकि वातावरण में उसकी आवश्यकता थी, उनका यूज था। लेकिन आज के जमाने में हमें पूंछ की कोई जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से वो अंग हमारा घट गया। और भी बहुत सारे हमारे दिमाग, है ना, बहुत सी चीजें हमारे अंदर विकसित हो गई क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। यानी कुछ बढ़ी है हमारे अंदर से और कुछ घटी है। यही कहते हैं हमारे लेमार्क का जैव विकास सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो जैव विकास सिद्धांत एक बार फिर से बता देता हूँ। वो कहते हैं कि हमारे जो भी अंग हैं वो वातावरण से प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंगों का विकास कभी घटता है, कभी बढ़ता है। यानी कभी उनका प्रयोग अत्यधिक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कभी कभी वो उनकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं डार्विन का सिद्धांत, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सी चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। इनका कहना यह है कि किसी भी जीव को वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों के साथ पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको अपना अस्तित्व बनाए रखना है, आपको बचे रहना है, तो दूसरे जीवों से लड़ना होगा। और आप देखते होंगे डिस्कवरी पे या जंगलों में देखते हैं कि शेर अगर जिंदा रहने के लिए आप लोगों को एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों में। ठीक है, तो एक बार फिर से, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अन्य जीवों से पूरे जीवन यानी संपूर्ण जीवन संघर्ष करते रहना पड़ता है। तो जो जीतता है वो उसी का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन को जो है जैव विकास का पिता कहा जाता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत से हम क्या चीज सीखते हैं, दो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। चलिए तो पहली चीज बताता हूं जो कि आपके सामने। पहली बात यह है कि मान लीजिए हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में करोड़ों इंसान है, लाखों अरबों करोड़ों इंसान है, लेकिन हर एक जाति के जीव होते हैं आपस में कभी समान नहीं होते। इसका मतलब इंसान के समान नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, भिन्नताएं जरूर होती हैं। और यही भिन्नताएं उसको जीने के लायक बनाती है। अभी बताता हूँ कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ, एक ही जाति के दो जीव आपस में कभी समान नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है। और ये भिन्नताएं किस वजह से होती है, वंशानुक्रम की वजह से होती है। यानी उनको पीढ़ियों से, यानी उनके पूर्वजों से उनको जेनेटिक जो भी मिलती है उनके गुण, वही वजह से उसमें भिन्नताएं आती जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये सीखने को मिली डार्विन के सिद्धांत से कि जो जीव वातावरण के साथ जितना ज्यादा अनुकूल भिन्नताएं रखेगा वो उतने लंबे समय तक जीवन सफल बनाएगा, अपना जी सकेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इन सभी इंसान एक जैसे हैं, सब में समानता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सभी 40 डिग्री तक टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं। अब मान लो अगर 41 डिग्री आ गया टेम्परेचर तो सभी खत्म हो जाएंगे, सभी जाति के जीव खत्म हो जाएंगे। तो अगर अब हमें क्या है, भिन्नताएं क्यों जरूरी हुई
क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा जीव है जो 42-45 डिग्री पे भी जिंदा रहेगा तो वो बच जाएगा, फिर वो उसका अस्तित्व बनाएगा, अपना धीरे धीरे विकास करेगा। और इसका उदाहरण समझिए, जैसे मान लो वातावरण के अनुकूल भिन्नताएं। हमें पता है कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे उनके छोटे पैर हुआ करते थे, गर्दन छोटी हुआ करती थी, क्योंकि जो हरी हरी घासें थी वो नीचे हुआ करती थी, हरे हरे पेड़ पौधे नीचे हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक समय की बात है जब बहुत अकाल पड़ गया, अकाल का मतलब सूखा पड़ गया, तो सारे नीचे के जो घास है वो सारे सूख गए। अब उनको खाने के लिए कुछ है नहीं, तो अब उन्होंने क्या काम करा, जो पेड़ थोड़े ऊंचाई ऊंचाई पे हुआ करते थे, गर्दन उठा उठाकर अपने आगे के पैरों के सहारे ऊपर उठ उठ के क्या करने लगे, उन पत्तों को खाने लग गए। तो धीरे धीरे उनमें जेनेटिक चेंजेस आए, बदलाव आए, जिसकी वजह से आज उनकी जो गर्दन है इतनी बड़ी हो गई है। तो वो इसी वजह से आए क्योंकि वो जिंदा रहे, क्योंकि क्या हुआ, वो वातावरण के साथ अपना अनुकूल परिस्थिति में जिंदा रह पाए, बनाए रखे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स भी करिए, कुछ गलती हुई हो तो मैं उसको दूर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो अच्छी से बनाऊंगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का देखने के लिए और सुनने के लिए। थैंक्स।